Hello, welcome to Moral. I am Uma Chaudhary. In today's class, we will discuss some questions related to the adolescence stage. आज की क्लास में हम किशोरावस्था से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एडोलसेंस. किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए कि किशोरावस्था होती कौन सी है. हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है कि किशोरावस्था को क्या करना है, डिफाइन करना है. पहला ऑप्शन प्रोसेस और स्टेट ऑफ ग्रोइंग मैच्योरिटी. ठीक है, मैच्योरिटी तक जाने की जो अवस्था होती है, प्रोसेस होती है, जिसमें क्या हो रही है हमारी प्रोसेस और स्टेट ऑफ ग्रोइंग मैच्योरिटी. हमने स्टडी किया था कि एडोलसेंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के किस वर्ड से लिया गया है, एडोलसेरे से. ठीक है, एडोलसेरे इस शब्द से लिया गया है. कौन सा? एडोलसेंस शब्द, जिसका मतलब होता है टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी. किसकी तरफ? मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना, उसकी तरफ क्या करना, मैच्योरिटी को प्राप्त करना, परिपक्वता तक बढ़ने की प्रक्रिया या अवस्था. तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें ऑप्शन ए में ही हमारा आंसर मिल गया है. पर क्योंकि कंफर्म करना ज़रूरी है कि जो हमने जो ऑप्शन चूज़ किया है या हमें जो लग रहा है कि ऑप्शन सही है, क्या वही सही है. तो आगे के 3 ऑप्शंस को और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं. कि प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रॉम अडल्टहुड टू ओल्ड एज. अडल्टहुड से लेकर के ओल्ड एज तक का जो कह सकते हैं कि ग्रोइंग होना, वयस्कता से वृद्धावस्था तक बढ़ने की प्रक्रिया. तो ये तो अडल्टहुड से और ओल्ड एज में जाने का जो ट्रांजिशन पीरियड होगा वो तो मिडिल अडल्टहुड होगा. ठीक है, क्या होगा? मिडिल अडल्टहुड. ये जो 2 वर्ड आ रहा है किसके लिए आ रहा है? मिडिल अडल्टहुड के लिए. ठीक है, जो क्या है 40 से लेकर के 60 तक की जो अवस्था होगी. ठीक है, 40 to 60 ईयर. इसके अलावा बात कर रहे हैं व्हेन यू गेट ओल्ड, जब आप बूढ़े हो जाते हैं. तो एडोलसेंस का और कह सकते हैं कि बूढ़े होने का या फिर कह सकते हैं ओल्ड एज में जाने का तो कोई कनेक्शन है ही नहीं. इसके अलावा व्हेन यू आर चाइल्ड, जब आप बच्चे होते हैं, तो जब हम चिल्ड्रन होते हैं तो हमारी उस स्टेज को क्या बोलते हैं? चाइल्डहुड स्टेज. ठीक है, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी क्या बोलते हैं उस स्टेज को? चाइल्डहुड की स्टेज बोलते हैं. लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी क्या होगी वो एज? कौन सी होगी? ओल्ड एज. ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड होगा किसके बीच में? अडल्टहुड के बीच में और ओल्ड एज के बीच में, वो क्या होगा? मिडिल अडल्टहुड होगा. मिडिल अडल्टहुड. और साथ में हमारी क्या है? प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग इनटू मैच्योरिटी. और ये हमारे किस शब्द का? एडोलसेरे शब्द का अर्थ है, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है. तो एडोलसेंस को हम जब डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? इन टर्म्स ऑफ दैट की प्रोसेस और स्टेट ऑफ ग्रोइंग इनटू मैच्योरिटी इज एडोलसेंस. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर. हमारे सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, कि जो प्रोसेस होती है ग्रोइंग इनटू मैच्योरिटी इज एडोलसेंस. जो कि क्या होती है? पबर्टल चेंजेस जब आते हैं, अनसेट ऑफ पबर्टी इज, जब पबर्टी की स्टेज प्रारंभ हो जाती है तब से क्या है? एडोलसेंस की स्टेज शुरुआत हो जाती है. सर्दी बहुत हो गई है आजकल, फीलिंग फ्रीजिंग कोल्ड. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और अपने अगले सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. आप पढ़िए, देखिए क्या ये आपको आता है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एडोलसेंस? एडोलसेंस की रेंज ही पूछ ली गई है कि एडोलसेंस की जो सीमा होती है, एडोलसेंस का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है. 21 से 39 का जो है वो क्या है? अगर अडल्टहुड की स्टेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाए. ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी? सबसे पहली अर्ली अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड और लेटर अडल्टहुड. और साथ में एक अलग से स्टेज क्या है? ओल्ड एज. तो ये क्या हो जाएगी? मिडिल अडल्टहुड. क्योंकि जिस हिसाब से पूछा गया है उस हिसाब से तो यही लग रहा है. अडल्टहुड. ठीक है, उस हिसाब से अगर 51 से 60 की देखा जाए तो क्या होगा? ओल्ड एज या फिर लेटर अडल्टहुड.
स्पेसिफिक कोई कह सकते हैं कि डायरेक्शन नहीं दी गई, लेकिन अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, ओल्ड एज या फिर लेटर एडल्टहुड का टाइम पीरियड 11 से 19 का जो टाइम पीरियड होता है, किसके बाद में, चाइल्डहुड के बाद में, और एडोलसेंस से जस्ट, एडल्टहुड से जस्ट पहले का जो टाइम होगा वो क्या होगा, एडोलेसेंस, ठीक है, किशोरावस्था, पबर्टी का जो स्टेज होगा, और उसके बाद में लास्ट 21 से 29 का क्या होगा, अर्ली एडल्टहुड, अर्ली एडल्टहुड, ठीक है। और एडल्टहुड से पहले का जो स्टेज क्या है, 11 से 19 का, जिसे हम क्या मानते हैं, एडोलसेंस का पीरियड मानते हैं, किशोरावस्था मानते हैं, ठीक है। किशोरावस्था के बारे में ये तो कहा था कि जो 11 से लेकर के और 19 तक की जो अवस्था होती है, 19 तक का जो स्टेज होगा, या फिर 11 से 17 का स्टेज जो होगा, या फिर 13 से लेकर के 21 तक का जो स्टेज होगा वो क्या होगा, एडोलसेंस का स्टेज। और यहाँ से क्या हो गया, अगला स्टेज क्या हो रहा है, 21 से 29 का, वो क्या होगा, अर्ली एडल्टहुड, कह सकते हैं कि जो 20s का जो स्टेज होगा, ठीक है। उसके बाद में 30s की बात हो रही है तो मिडिल एडल्टहुड होगा, ठीक है। फिर ओल्ड एज का टाइम पीरियड तो स्पेसिफिक कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन पूछा गया है एवरेज तरीके से देखा जाए तो हमारा 11 से 19 के बीच का जो रेंज है, जो समय होता है, वो क्या होता है, एडोलसेंस का स्टेज होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर, कि ऑप्शन सी जो है हमारा वो क्या है, वो सही है इस क्वेश्चन के लिए, कि एडोलसेंस की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 11 से 19। अभी समटाइम्स क्या हो सकती है, 13 से 21 भी आ सकती है, 13 से 19 भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, 11 से 17 भी हो सकता है, 11 से 19 भी हो सकता है। तो आपको ये एक एवरेज लेके चलना है कि एडोलसेंस की जो स्टेज है वो इन कह सकते हैं कि वर्षों में होगी, उसका जो रेंज होगा वो ये होगा। आपको ये एवरेज समझ के चलना, ये आपके लिए बेसिक है जो आपको समझना होगा, ठीक है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किशोर किन कार्यों से निपट रहे हैं, किशोर क्या है, किन कार्यों से, किन चैलेंजेस से डील कर रहे हैं, किन के साथ में उनका क्या हो रहा है कि जो क्रिया कर रहे हैं, किन के साथ में क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, कौन, एडोलसेंस। सबसे पहली चीज ऑप्शन ए देखते हैं, ओवरकमिंग इनसिक्योरिटीज विद चेंजिंग बॉडीज, अपनी बॉडी के साथ में जो चेंज हो रहे हैं उनको ओवरकम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही चेंजेस होंगे, ठीक है। बदलते शरीर की जो असुरक्षा हो रही है, इनसिक्योरिटी हो रही है, उससे काबू पाना। आई अर्लियरली टोल्ड यू, कौन से, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही चेंजेस होंगे, ठीक है। इनसिक्योरिटी विद द चेंजिंग बॉडी, चेंजिंग बॉडी में क्या होगी, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, दोनों तरीके के चेंजेस होंगे। अब इन दोनों तरीके के चेंजेस में क्या होंगे, इंटरनल मतलब कि इंटरनल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होगा इन बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, मेल एंड फीमेल दोनों में। फीमेल्स में क्या होगा, उनका जो यूट्रस है वो इनलार्ज हो जाएगा, उसमें डेवलपमेंट होगा, ओवरीज डेवलप होंगी, बॉयज़ में टेस्टिकल्स जिनको बोलते हैं वो डेवलप होंगी। साथ में एक्सटर्नल पार्ट में क्या होगा कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगी, गर्ल और बॉय, मेल एंड फीमेल दोनों की जो बॉडी की जो शेप होगी वो अलग अलग दिखने लग जाएगी। शेप के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जा सकेगा कि कौन कह सकते हैं कि मेल है, कौन सा फीमेल है, ठीक है। शेप चेंज होगी, साथ में इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होगी, हार्मोन सीक्रेशन जो होगा, जो लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, अलग हार्मोन सीक्रेट होने लगेंगे, ठीक है। फीमेल्स में कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो मेल्स होंगे उनमें कौन से, टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन सीक्रेट होंगे। उसकी वजह से क्या होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉयज़ में आवाज़ चेंज हो जाएगी, हैवी आवाज़ हो जाएगी उनकी। वहीं अगर देखा जाए तो जो फीमेल्स होंगी उनकी आवाज़ महीन हो जाएगी, पतली हो जाएगी। बॉयज़ में क्या होंगे, फेशियल जो हेयर्स होंगे, ठीक है, फेशियल हेयर्स लाइक कि बियर्ड ग्रो होना, ठीक है, बॉडी पे हेयर्स ग्रो करना, तो ये चीज़ें होंगी। प्यूबिक हेयर्स दोनों में ग्रो करेंगे, मेल एंड फीमेल दोनों में ग्रो होंगे, ठीक है। जेनिटल ऑर्गन्स डेवलप होंगे मेल फीमेल दोनों में, स्पेशली मेल्स में। तो ये जो चीज़ें होंगी कौन सी स्टेज में होंगी, एडोलसेंस की स्टेज में होंगी। तो बॉडी चेंजेस होंगे स्पेसिफिकली, तो इसके साथ में जो बॉडी चेंजेस होने के साथ में इनसिक्योरिटीज़ होंगी कि एकदम से हमारी बॉडी जो चाइल्डहुड की स्टेज में कैसी थी और अब कैसी चेंज हो रही है, तो उससे इनसिक्योरिटीज़ होने लगेंगी। हो सकता है कोई थोड़ा सा फैटी हो जाए, या उसको अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं हम, जैसे चेंज हो रहे हैं अपने आप को, कह सकते हैं कि पहले एक न्यूट्रल रोल था, अब दोनों को एक मेल एंड फीमेल के डिफरेंट रोल्स मिल रहे हैं, उनको
एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे बदलती फीलिंग्स, हार्मोन चेंज, क्या जो कह रहे हैं जो ब्रेन डेवलपमेंट हुआ है, हार्मोन सीक्रेशन से जो चेंजेस हो रहे हैं उनके साथ में क्या हो रहे हैं, थॉट्स भी चेंज हो रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो उन चीज़ के साथ में क्या होंगी, कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी जनरेट होंगी। तो उन इनसिक्योरिटीज़ के लिए कह सकते हैं कि जो थॉट्स होंगे उन इनसिक्योरिटीज़ के, जो कह सकते हैं जो असुरक्षा की भावना होगी कि अब सोसाइटी मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगी, मैं अब बदल गई हूँ या मैं बदल गया हूँ, अब जो भी होगा चीज़, जैसे बॉयज़ हैं उनकी वॉइस चेंज हो रही है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो अपनी जो भी बॉडीली चेंजेस हो रहे हैं उनके साथ में क्या होंगी, इनसिक्योरिटीज़ होंगी। तो उन इनसिक्योरिटीज़ के साथ में डील करना होगा किसको, टीनेजर्स को। साथ में क्या होगा, ब्रेन डेवलपमेंट होगा, तो न्यू इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। ब्रेन जो होगा इस स्टेज में अपना फुल्ली 100% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है, ब्रेन 100% डेवलप हो जाएगा इस स्टेज में। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारी बुद्धि है, वो क्या होगी, अपने पीक पर होगी, जितना उसको फुली डेवलप होना है वो अपने फुल डेवलपमेंट में होगी। थॉर्नडाइक ने क्या कहा था कि 16 की एज तक जो हमारा कह सकते हैं कि बौद्धिक विकास होता है वो संपूर्ण हो जाता है। साथ में स्पेयरमैन और टर्मेन ने भी यही चीज़ की। स्पेयरमैन ने कहा 14 से 16 की जो अवस्था होगी, एज जो होगी, उसमें हमारा बौद्धिक विकास पूरा हो जाएगा, और टर्मेन ने कहा कि 16-17 की एज में हमारा बौद्धिक विकास पूरा हो जाता है। एवरेजली क्या बात हुई है, 14 से लेकर के 17 वर्ष की उम्र तक हमारी जो बुद्धि होती है वो फिक्स हो जाती है, क्योंकि हमारा 100% ब्रेन डेवलपमेंट एडोलसेंस की स्टेज में पूरा हो जाता है, 90% चाइल्डहुड में ही हो जाता है, रेस्ट ऑफ द 10% इस स्टेज में होता है। इसके अलावा अचीविंग न्यू मोर मेच्योर रिलेशनशिप विद एजमेट्स ऑफ बोथ सेक्सेस, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के साथ में क्लासमेट्स जो होंगे, एजमेट्स होंगे, उनके साथ में क्या होंगे, एक अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे, दोस्ती होगी। मेच्योर मतलब पक्के, एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई बचपना नहीं होगा इस तरीके से कि तूने ये मेरी पेंसिल ले ली, मेरा पेन ले लिया, तूने ये कर लिया, वो कर लिया, इस तरीके के नहीं होंगे। अच्छे संबंध बनेंगे, समझदारीपूर्ण संबंध जो होंगे, दोस्ती होगी, फ्रेंडशिप होगी, वो किस स्टेज में होगी, इस स्टेज में होगी। सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि पीयर रिलेटेड जो ग्रुप बनेंगे, पीयर ग्रुप्स बनेंगे, वो इस स्टेज में होंगे। अपने फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा सही लगते हैं, पेरेंट्स का जो कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। अगर पेरेंट्स फ्रेंड नहीं बनते, पेयर ग्रुप सबसे ज़्यादा होंगे, फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। अगर पेरेंट्स फ्रेंड्स की तरह बिहेव करेंगे तो पेरेंट्स के साथ में भी संबंध अच्छे होंगे, लेकिन पेरेंट्स अथॉरिटी ही बने रहेंगे तो हो सकता है पेरेंट्स की बात जो है एडोलसेंस में जो टीनेजर्स हैं वो ना सुने और पेरेंट्स उनको अपने दुश्मन नज़र आने लगें। ऑल ऑफ द अबव, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक क्या एडोलसेंस की स्टेज में होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, क्या इन सभी समस्याओं के साथ में कह सकते हैं कि डील कर रहे होते हैं। तो हाँ, ये सभी समस्याएं जो हैं कौन सी, एडोलसेंस की स्टेज में होती हैं। कि क्या होते हैं, पीयर ग्रुप के साथ सोशल रिलेशनशिप बनते हैं, इंटेलिजेंस के साथ में क्या हो रहे हैं कि नई इंटेलिजेंस के साथ में डील कर रहे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फॉर्म होती है, लॉजिकल थिंकिंग इस स्टेज में होती है। किसकी वजह से, क्योंकि इंटेलिजेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हुई है, तो नई बौद्धिक क्षमताएं जो हुई है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्या हुई, मूर्त चिंतन क्या हो रहा है, लॉजिकल थिंकिंग क्या हो रही है, ठीक है, तर्क के साथ में चिंतन, ये क्या हो रहे हैं, ये क्या है, नई बौद्धिक क्षमताएं हैं जिनके साथ में क्या हो रहा है, डील करना सीख रहा है, तालमेल बनाना सीख रहा है। और जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, बॉडीली चेंजेस हो रहे हैं, उनके साथ में डील हो ही रही है, एक्सेप्टेंस। तो ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक जो है बेसिकली वो किस में, एडोलसेंस की स्टेज में होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, डी, ऑल ऑफ द अबव चीज़ें जो हैं बेसिकली, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, जो एक किशोर होगा, जो एक टीनेजर होगा, वो इन सभी समस्याओं से, जितनी भी यहाँ पर जो समस्याएं दी गई हैं, इन सभी समस्याओं के साथ में डील करते हैं। और इन सभी समस्याओं के साथ में डील करके ही क्या करते हैं, वो अपने डेवलपमेंटल टास्क को पूरे करते हैं और एक समझदार, सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में, एक वयस्क के रूप में अपनी नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। एडोलसेंस का स्टेज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है फॉर द डेवलपमेंट। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपने उसका आंसर फाइंड आउट कर लिया है। जिनके आंसर डी आए हैं वो सही है, और जिनके नहीं है तो उनको एक बार थोड़ा सा रिवीजन करने की ज़रूरत है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में भावनात्मक उतार चढ़ाव किसके कारण होते हैं। जो कह सकते हैं कि इमोशनल जो कह रहे हैं कि इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, इमोशनल फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, ठीक है। फ्लक्चुएट मतलब ऊपर नीचे, ठीक है, समटाइम्स हैप्पी, ठीक है, साइमल्टेनियसली थोड़ी देर बाद ही क्या हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं। यहाँ पे क्या था, एनर्जी का बर्स्ट बहुत ज़्यादा था, एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, लेजीनेस, थके हुए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं,
ठीक है, तो ये क्या होगा, इस तरीके से फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगा किसमें, एडोलसेंस की स्टेज में। तो किसकी वजह से होता है, फ्लक्चुएशंस का कॉज पूछा गया है। सबसे पहले क्या है, ऑप्शन ए हार्मोनल चेंजेस, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस एंड ब्रेन डेवलपमेंट। ब्रेन डेवलपमेंट होता है और हार्मोन में क्या हो रहे हैं, बेसिकली हार्मोन में चेंजेस हो रहे हैं। उसके साथ में पूछा है कि हार्मोन में इम्बैलेंस हो रहा है, तो एडोलसेंस की स्टेज में इम्बैलेंस तो हार्मोन्स में नहीं होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस ये किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, किसी डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है, लेकिन एडोलसेंस की स्टेज की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता है। हार्मोन में चेंजेस होता है डेफिनेटली, इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। अमाउंट और क्वांटिटी चेंजेस हो रही है, हार्मोन सीक्रेट अलग होने लगते हैं, जैसे मैंने आपको बताया गर्ल्स में क्या होंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन। तो ये क्या होगा, विकास क्या होगा, ब्रेन जो होता है वो विकसित होता है, 100% जो डेवलपमेंट होगा फुली, ये क्या करता है, एग्जिस्ट होता है, ठीक है, हार्मोन। और ब्रेन डेवलपमेंट भी क्या है, होता है, मैंने आपको बताया था 90% होता है, रेस्ट ऑफ द 10% एडोलसेंस की स्टेज में पूरा होता है। उसके अलावा क्या कहा जा रहा है, लीड टू नीड फॉर ए प्रोफेशनल काउंसलिंग, ठीक है। भावनात्मक उतार चढ़ाव क्या होते हैं कि उसकी वजह से क्या होते हैं, हमें एक प्रोफेशनल काउंसलिंग की वजह से होते हैं। तो प्रोफेशनल काउंसलिंग जो होती है इन फ्लक्चुएशंस के साथ डील करने में हेल्प करती है, न कि ये जो कॉजेज़ हैं फ्लक्चुएशंस कॉज करती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं, लेकिन जो मेन रीज़न अगर देखा जाए कि जो मेन फ्लक्चुएशंस जो होते हैं वो अपने इंटरनल विद इन की वजह से होते हैं, अपने अंदर की वजह से होते हैं, इंटरनल की वजह से। और इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होती है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हार्मोनल चेंजेस और ब्रेन डेवलपमेंट मेन रीज़न है जिसकी वजह से क्या होते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं एडोलसेंस की स्टेज में। इम्बैलेंस और ये सब नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, सही है। ये तीनों क्या होंगे, नहीं होंगे। ऑप्शन ए होगा कि जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं इस स्टेज में हार्मोनल चेंजेस की वजह से और ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से होते हैं। हमारा ब्रेन क्या होता है, एडोलसेंस की स्टेज में फुली डेवलप हो जाता है, और इस स्टेज में हम अपने मस्कुलाइन, जो भी मेल होंगे वो अपने मस्कुलाइन, और जो भी फीमेल्स हैं वो अपने फेमिनाइन रोल्स को क्या करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं। और फेमिनाइन रोल्स और मस्कुलाइन रोल्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि विच साइकोलॉजिस्ट कॉइंड द टर्म स्टॉर्म एंड स्ट्रेस इन एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस की स्टेज को स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का जो स्टेज है वो किसने कहा, कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जो ये जो अवस्था होती है इसके लिए कौन सा तूफान की अवस्था है, तनाव की अवस्था कहा गया। क्लार्क एल हल, तो हल तो नाम है लेकिन ये तो नहीं है, इस तरीके का नाम तो हमने नहीं पढ़ा है, और इनका कोई भी कॉन्सेप्ट अगर होगा भी तो वो डेवलपमेंट की इस स्टेज से जुड़ा हुआ तो नहीं है। कॉलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। कॉलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने बताया कि जो एडोलसेंस की स्टेज जैसे आती है उसके साथ में मॉरल थॉट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। जो भी एक एडोलसेंस की स्टेज में किशोरावस्था में किशोर होगा उसके थॉट्स क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा लचीले हो जाएंगे कि आसानी से परिवर्तित हो सकें, बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, स्थिर नहीं होंगे, स्टेटिक नहीं होंगे कि सोसाइटी ने कुछ कह दिया कि सोसाइटी में कोई रूल, समाज में कोई रूल अगर बना दिया गया है तो वो उसको फॉलो करेंगे। उनको लगेगा कि अगर वो रूल सही नहीं है तो वो क्या करेंगे, उस रूल को ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। अपने विचारों के आधार पर अगर तय करेंगे कि कोई नियम बनाया हुआ है, कोई वो क्या है, वो चीज़ सही है या नहीं है, और उसके लिए वो किसको फॉलो करेंगे, अपने रोल मॉडल, जिसको वो अपना रोल मॉडल बनाएंगे उसके आइडियाज़ को, उसके विचारों को फॉलो करेंगे और उसके बेसिस पर डिसीजन लेंगे कि क्या सही है या नहीं। ये कॉलबर्ग ने अपनी मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस में एडोलसेंस के रिगार्डिंग बताया। स्टैनले हॉल जो है, स्टैनले हॉल ने एक बुक लिखी थी एडोलसेंस नाम से, ठीक है, स्टैनले हॉल की बुक है। उस बुक में उन्होंने कहा कि ये जो स्टेज होती है एडोलसेंस की स्टेज, ये क्या है, एक स्ट्रेस की, ठीक है, स्ट्रेस की, स्ट्रेन की, स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रगल एंड स्ट्राइफ का स्टेज है। और अलग से उन्होंने इस स्टेज के लिए तूफान की स्टेज, स्टॉर्मिंग एज भी यूज़ किया था, किसने, स्टैनले हॉल ने, ना कि कोई क्लार्क हॉल ने। और जो ब्रूनर थे उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक मॉडल दिया था, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मॉडल दिया था। तो इन्होंने एडोलसेंस को ऐसा कुछ तो नहीं कहा था।
तो इनका मॉडल था किसका, ब्रूनर का। तो यहाँ पे हॉल ने बात की थी, स्टैनले हॉल ने, कि एडोलसेंस की जो स्टेज है वो क्या है, स्ट्रेस की, स्ट्रेन की, स्ट्रगल की एंड स्ट्राइफ की, तनाव की, संघर्ष की, ठीक है, और किसकी, तूफान की अवस्था है। किसने कहा, स्टैनले हॉल ने कहा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर, क्योंकि तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था, और एक जो तीसरा वर्ड है वो क्या है, संघर्ष की अवस्था। ये शब्द जो है वो अपनी बुक एडोलसेंस में इस्तेमाल किए थे, यूज़ किए थे। किसने, स्टैनले हॉल ने। कौन सी, किशोरावस्था की स्टेज के लिए, जिसके ऊपर उन्होंने पूरी एडोलसेंस के ऊपर पूरी एक बुक लिखी थी, अच्छे से स्टडी किया था, ठीक है, स्टैनले हॉल ने, जिन्होंने स्पेसिफिकली चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए दो कह सकते हैं कि सोसाइटीज़ भी इस्टेब्लिश की थी, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी और चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। दो सोसाइटीज़ जो थी उन्होंने अपने चाइल्ड स्टडी मूवमेंट के बाद में दो स्टैब्लिश की थी ऑर्गेनाइजेशंस। ये आप याद रखिए, मैंने आपको बताया भी था इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ओके। और चाइल्ड डेवलपमेंट की हिस्ट्री में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई होगी कि उन्होंने चाइल्ड स्टडी मूवमेंट, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, और उस मूवमेंट के बाद में ऑर्गेनाइजेशंस, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जिसमें से मेनली दो थी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, स्टैनले हॉल की वजह से, ठीक है। तो स्टैनले हॉल इज करेक्ट आंसर, जिन्होंने कहा कि तूफान की अवस्था है, स्ट्रेस की अवस्था है, स्टॉर्म की अवस्था है। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं कि एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ, किशोरावस्था किस अवधि की होती है, किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, ठीक है। तो क्लियरली दिख रहा है 11 से 19, ऑप्शन बी, कि 11 से 19 की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, एडोलसेंस की स्टेज होती है। 5 से 10 जो होगा वो कौन सी में आएगा, चाइल्डहुड की स्टेज में आएगा। चाइल्डहुड की स्टेज कौन सी होती है, अर्ली चाइल्डहुड EC, लेटर चाइल्डहुड LC, अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6, लेटर चाइल्डहुड 7 से 11, ठीक है। 11 से 19 की स्टेज कौन सी होगी, एडोलसेंस की स्टेज। 22 से 28 क्या होगा, अर्ली एडल्टहुड, और 3 से 7 की क्या होगी, अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज होगी। अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, ये कौन सा होगा, एडोलसेंस का पीरियड होगा। इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन किसकी शुरुआत को चिन्हित करते हैं, कि द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस, दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ। कौन से ये जो चेंजेस होते हैं, बहुत सारे सेवरल चेंजेस होते हैं, बहुत तरीके के चेंजेस होते हैं किशोरावस्था की शुरुआत में। ये किसको चिन्हित करते हैं, मैंने आपको बताया था कि किशोरावस्था के बाद ये नहीं होगा, ठीक है। प्री मेच्योरिटी ये भी कुछ नहीं है। एजिंग तो हो ही रही है साथ साथ में, जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। तो ये जो यौवना आरंभ मैंने कहा था, या यौवन की अवस्था जो कहा था, वो किसको कहा था, पबर्टी को कहा था, ठीक है। पबर्टी क्या है, ये एक ऐसा पीरियड होता है पबर्टी जो किस चीज़ को मार्क करता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी सेवरल चेंजेस होते हैं एडोलसेंस में। दीज स्टेज चेंजेस क्या करते हैं, पबर्टी को मार्क करते हैं। पबर्टी इट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हिंदी में बात करें तो प्रजनन अंगों का विकास। प्रजनन अंगों का विकास किस स्टेज में होता है, पबर्टी की स्टेज में होता है, जहां पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होंगे। ये मैंने आपको बता दिया था अपनी एडोलसेंस की क्लास में, और अभी भी एक क्वेश्चन के साथ में प्रीवियसली आई एक्सप्लेन्ड यू, ठीक है। तो पबर्टी का स्टेज क्या होगा, किशोरावस्था की शुरुआत में होता है, और ये किसको चिन्हित करता है, यौवन को। पबर्टी का जो पीरियड होगा स्पेसिफिकली 11 से 13 तो होगा फीमेल्स में, ठीक है, और मेल में होगा, कह सकते हैं कि 13 से 14 का जो टाइम पीरियड होगा वो किस में होगा, मेल्स में होगा। पबर्टी का एवरेजली देखा जाए, एडोलसेंस का शुरुआत साल जो होंगे जस्ट लेटर चाइल्डहुड के बाद का जो टाइम पीरियड होता है वो पबर्टी की शुरुआत होती है, ऑनसेट ऑफ पबर्टी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 8, संज्ञानात्मक विकास के सही क्रम को पहचानें। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो हो रहा है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है इन द सीक्वेंस। सबसे पहले जो कौन सा आएगा, सबसे पहले जो डेवलपमेंट होगा बेसिकली इनमें से कौन सा होगा, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले ईगोसेंट्रिसिज्म, अहम केंद्रितता। अहम केंद्रितता, ठीक है, ये हुआ ईगोसेंट्रिसिज्म। दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन, ठीक है, कॉन्क्रीट थिंकिंग, मूर्त चिंतन। देखिए हिंदी में आपको इस तरीके के वेरिएशंस मिल सकते हैं। इंट्यूटिव फेज, सहज अवस्था, ठीक है। तो अभी आपको ये बात करनी है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो सही सीक्वेंस होगा या फिर सही क्रम होगा उस चीज़ को हमें पहचानना है। सबसे पहले ईगोसेंट्रिसिज्म, अहम केंद्रितता की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इन्फेंसी की स्टेज और चाइल्डहुड की स्टेज में क्या होगा, ईगोसेंट्रिसिज्म होगा। लेकिन जैसे जैसे जो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज खत्म होगी उसके साथ में ईगोसेंट्रिसिज्म भी खत्म हो जाएगा। तो ईगोसेंट्रिसिज्म क्या है, नंबर 1 सबसे पहली कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेज है वो क्या है, ईगोसेंट्रिसिज्म। उसके बाद में जो दूसरी चीज़ होगी वो क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो किस में, एडोलसेंस की स्टेज में डेवलप होती है। कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या होती है, लेटर चाइल्डहुड की स्टेज में होती है। ये लेटर चाइल्डहुड, LC लिख देते हैं लेटर चाइल्डहुड के लिए, एडोलसेंस के लिए AD लिख देते हैं। और इंट्यूटिव फेज जो होती है बेसिकली कौन सी, अर्ली चाइल्डहुड की ही स्टेज होती है। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में भी ईगोसेंट्रिसिज्म के बाद की, जहाँ पर जो भी फैसले होंगे या फिर कह सकते हैं जो हमारी थिंकिंग होगी, एक बच्चे की जो थिंकिंग होगी उस स्टेज में, इंट्यूटिव स्टेज में कैसी होगी, इंट्यूशंस पे बेसिस होगी। बहुत ही ईजिली किसी भी चीज़ को सहजता से समझने लग जाता है। जो जैसा दिखता है उसको वैसे ही स्वीकार करता है बच्चा। तो वो क्या होगा, इंट्यूशन। जैसे कि कहीं प्रॉब्लम में फंस गया है, लॉजिक नहीं होगा इसमें, क्या होगी, लॉजिकलेस थिंकिंग होगी, ठीक है, बिना तर्क चिंतन, बिना तर्क चिंतन होगा इस स्टेज में। सहज अवस्था जैसे हम कह रहे हैं, इंट्यूटिव थिंकिंग विदाउट लॉजिक, ठीक है, बिना लॉजिक के बच्चा सोचेगा। और कौन सी, अर्ली चाइल्डहुड का ही ये फेज होता है। तो लॉजिक डेवलप नहीं हुआ। कॉन्क्रीट थिंकिंग में सम सॉर्ट ऑफ लॉजिक डेवलपमेंट हो जाता है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में लॉजिक फुली डेवलप हो जाता है। तो अब 1 नंबर पे ये, ठीक है। दूसरे पे क्या आ रहा है हमारा, नंबर 1 ईगोसेंट्रिसिज्म जो कि अर्ली चाइल्डहुड और इन्फेंसी दोनों में होता है। इंट्यूटिव फेज जो अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप होती है और अर्ली चाइल्डहुड खत्म होने के साथ साथ में खत्म हो जाती है। नंबर 2 पर ये आएगा, ठीक है। सबसे पहले 1 ये रहा और ये रहा, ठीक है। उसके बाद में हमारा है 4, ये रहा, 2 मिल चुके हैं। फिर इसमें तीसरा ऑप्शन में क्या है, 3 कॉन्क्रीट थिंकिंग के, हाँ, उसके बाद लेटर चाइल्डहुड में कॉन्क्रीट थिंकिंग और एडोलसेंस में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये क्या हो रहा है, 1 4 3 2। हमारा सही क्रम कहाँ मिल रहा है कि 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3 और इसके बाद में 4। तो सबसे पहले क्या, 1, उसके बाद में 4, 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 2, 1 4 3 2। तो हमारा सही क्रम जो हमें मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन C में मिल रहा है, ठीक है। सबकी सबसे पहले जो कॉग्निटिव विकास, जो संज्ञानात्मक विकास होगा उसमें सबसे पहले कौन सी अवस्था होगी, अहम केंद्रितता, ईगोसेंट्रिसिज्म, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, सहज अवस्था, जिसमें क्या होगी, बिना तर्क के थिंकिंग होगी, इंट्यूटिव, 1 4। उसके बाद में क्या हो रहा है, तीसरा कौन सा है, लेटर चाइल्डहुड, जिसमें कॉन्क्रीट थिंकिंग, मूर्त चिंतन होगा, 3। और उसके बाद में आखिरी क्या बच रहा है, अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो क्या है, 2। अमूर्त चिंतन में क्या हो जाएगी, थिंकिंग क्या हो जाएगी, लॉजिक पर बेस्ड होगी। और सम सॉर्ट ऑफ, कुछ तरीके का जो लॉजिक होगा वो किसमें, कॉन्क्रीट थिंकिंग में भी होगा। लेकिन जो लॉजिक एप्लीकेशन होगा, या कह सकते हैं कि जो तर्क जो अप्लाई होगा वो किस पे भी होगा, उन्हीं चीज़ों पर होगा जो हमारे सामने ठोस रूप में, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हैं, मूर्त रूप में। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पोयम एंड पोएट्री के एग्जाम्पल दे करके कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट के बीच में अंतर बताया था। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो प्रीवियस क्लास को जा करके देखिए। और यहाँ पर अगर इजी वर्ड्स में बताऊँ, अमूर्त चिंतन की जो चीज़ें सामने नहीं है लेकिन फिर भी उनके बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि ऑनेस्टी एक ट्रेट हो गया, एक गुण हो गया, उसके बारे में हम सोच रहे हैं लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो
उसके बारे में चिंतन हो गया, उसके बारे में थिंकिंग हो गई, वो क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। और जो हमारे सामने प्रेजेंट है, कोई बुक में लिखी हुई कोई चीज़ है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, या फिर कोई टेबल है, कोई चेयर है, कोई पेन है, पेंसिल है, वो क्या हो गई, उनके बारे में अगर कोई सोच है, उनके बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो वो क्या हो गया, कॉन्क्रीट थिंकिंग। तो कॉन्क्रीट थिंकिंग में सम सॉर्ट ऑफ लॉजिक होगा और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में फुल लॉजिक होगा, जो कि कौन सी स्टेज में डेवलप होगी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एडोलसेंस की स्टेज में। तो सही क्रम क्या है, 1 4 3 2। सबसे पहले ईगोसेंट्रिसिज्म, फिर इंट्यूटिव फेज, फिर उसके बाद में कॉन्क्रीट थिंकिंग और फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो हमारा ऑप्शन सी सही है इस क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एरिक्सन के अनुसार एक किशोर द्वारा सामना किए जाने वाले मुख्य संघर्ष की संभावना क्या है। कौन सी चीज़ जो होगी वो जो एक एडोलसेंस में जो पर्सन होगा, एक टीनेज जो होगा, वो फेस करेगा। व्हाट इज़ लाइकली द मेन कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय एडोलसेंस अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। एरिक्सन के हिसाब से कि कौन सा एक कॉन्फ्लिक्ट होगा जो एक एडोलसेंस जो होगा, एक किशोर जो होगा, सबसे ज़्यादा फेस करेगा। जब हमने स्टेजेस के जब हमने स्टेजेस रीड किए थे, तो सबसे पहले हमने बात की थी कि सबसे पहली जो स्टेज होगी उसमें क्या होगी, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम डेवलप होगी। हम क्या होंगे, इन्फेंसी की स्टेज में कंप्लीटली क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे चाइल्डहुड की स्टेज में आते हैं, कहाँ, इंडिपेंडेंसी की तरफ जाते हैं। चाइल्डहुड की स्टेज में एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डेवलप होने लगता है धीरे धीरे, कि हम सेल्फ केयर खुद करने लगते हैं, खुद, ठीक है, खुद की देखभाल खुद से करने लगते हैं। लाइक ड्रेसिंग हो गया, कपड़े पहनने हो गया, अपनी बेसिक एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है, चाहे वो खाना हो गया, चाहे वो एलिमिनेशन ऑफ द वेस्टेज हो गया। तो ये जितनी भी प्रोसेसेस होंगी वो खुद से करने लगते हैं। तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की जो स्टेज होती है वो कब डेवलप होती है, इन्फेंसी की स्टेज में। आप चाहे पूरी कह सकते हैं कि फैमिली के सामने कपड़े पहन रहे हो, या कहीं भी आपको मॉम जो है वो चेंज करा रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन चाइल्डहुड में शेम की फीलिंग होगी कि अच्छा सबके सामने क्यों करना है, ठीक है, मुझे भी अपना स्पेस चाहिए, मुझे भी अपनी क्या कहते हैं प्राइवेसी चाहिए। ये कौन सी स्टेज में, चाइल्डहुड की स्टेज से शुरुआत होता है। तो ये ऑटोनॉमी वर्सेस शेम कब होगा, चाइल्डहुड की स्टेज में। और चाइल्डहुड में भी कौन सा, अर्ली चाइल्डहुड, ई चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है जनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ अब्जॉर्प्शन, ठीक है, उदारता बनाम आत्म अवशोषण। जो जनरेटिविटी होगी बेसिकली, जनरेटिविटी मतलब कि किसी भी चीज़ में से कुछ प्रोडक्टिव फॉर्म करने की जो हैबिट होगी, ठीक है। तो प्रोडक्टिव कोई भी पर्सन सबसे ज़्यादा जो हमारे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टेज जो होती है वो होती है मिडिल अडल्टहुड, ठीक है। 30 से लेकर के और 60 की जो एज होती है तब तक जो इंडिविजुअल पर्सन होता है सबसे ज़्यादा काम करता है, चाहे वो रिगार्डिंग द फैमिली हो कि फैमिली स्टैब्लिश करना, ठीक है, फैमिली को नर्चर करना, ठीक है, उसके साथ में क्या होना, अपने पेरेंट्स को भी क्या करना, उनकी भी देखभाल करना, अपने बच्चों की भी देखभाल करना, पार्टनर को भी केयर करना, ठीक है, और साथ में क्या होना, लाइफ के लिए सेविंग भी करना, क्योंकि अपना करियर तो फिक्स करने के साथ साथ में क्या, अपने बच्चों का करियर भी फिक्स करना है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, सबसे ज़्यादा हार्डवर्क जो होगा, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिव कोई भी स्टेज में जो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन होगा वो कौन सी स्टेज होगी, मिडिल अडल्टहुड की स्टेज होगी। तो जनरेटिव वर्सेस सेल्फ अब्सॉर्प्शन जो होगा वो कौन सी स्टेज में होगा, मिडिल अडल्टहुड की स्टेज में, ठीक है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो है बेसिकली वो कौन सी स्टेज में होता है, एडोलसेंस की स्टेज में, ठीक है। कौन सी स्टेज में, 11 से लेकर के 19 की जो स्टेज होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता है। कह सकते हैं कि जो पहचान होती है, अस्तित्व निर्माण जो होता है वो किसमें होता है, एडोलसेंस की स्टेज में होता है। तो आइडेंटिटी जो हो रही है बेसिकली वो जब फॉर्म होगी तभी तो उस आइडेंटिटी से रिलेटेड कन्फ्यूजन होगा, या रोल से लेकर के कि हमारा क्या है, मेन भूमिका क्या है, उससे रिलेटेड कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये कौन सी स्टेज में होता है, किशोरावस्था की अवस्था में होता है। किशोरावस्था में ही क्या होता है, पहचान निर्माण, ठीक है, और उसको लेकर के जो भ्रम होता है। और लास्ट की जो हमारी स्टेज बची है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, तो ये कौन सी स्टेज है, ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या होते हैं, हम अपने पूरे जीवन का सार जो होता है वो इकट्ठा करते हैं, और साथ में क्या होते हैं, अगर हमें लगता है कि हमारी लाइफ में हमने बहुत गलतियां की, अच्छा कुछ नहीं किया है, तो जब हम पीछे मुड़ करके देखेंगे
तो क्या होगी, निराशा होगी, डिसअपेयर होगा। लेकिन अगर हम देखेंगे कि हमने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ तो एक फीलिंग ऑफ प्राउड होगा, ठीक है, ईमानदारी की अच्छी फीलिंग डेवलप होगी, फीलिंग ऑफ प्राउड, इंटीग्रिटी होगी, जो सार होगा वो बहुत ही सुंदर नजर आएगा। तो ये कौन सी स्टेज का जो कह सकते हैं कि एक जो क्राइसिस है वो किसका, ओल्ड एज का होगा। ये स्पेसिफिकली हम तब जानेंगे एक बार जब हम अडोलसेंस में एरिक्सन के साइकोसोशल स्टेजेस को रीड करेंगे तब। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया था कि अडोलसेंस की स्टेज में क्या होगा, आइडेंटिटी फॉर्मेशन होगा, और आइडेंटिटी फॉर्मेशन की प्रक्रिया में क्या होंगे, रोल कन्फ्यूजन स्टार्ट होंगे, आइडेंटिटी क्राइसिस होगा, ठीक है, कि मेरा रोल क्या है परिवार में, घर में, कॉलेज में, या फिर जहाँ भी काम कर रहे हैं कहीं भी क्या होगा, एक कन्फ्यूज़न होगा कि मेरा रोल क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मुझे अपनी कुछ अलग पहचान बनानी है जो मेरे परिवार से अलग हो। तो ये जो चीज़ होगी तो उसके साथ में क्राइसिस होगा, वो कौन सी स्टेज में होगा, अडोलसेंस की स्टेज में। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और ये आइडेंटिटी क्राइसिस की जो बात बताई थी कि आइडेंटिटी वर्सेस जो रोल कन्फ्यूजन होगा, वो किसने बताई थी, एरिक्सन ने बताई थी, एरिक्सन, जिन्होंने थ्योरी दी थी साइको सोशल डेवलपमेंट की। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। साइको सोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरी होती थी वो एरिक्सन ने दी थी। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किशोरों की भावना, हर कोई मुझे देख रहा है, को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, द फीलिंग ऑफ अडोलसेंस एवरीवन इज लुकिंग एट मी। ठीक है, ये क्या है, ये नहीं है कि सब देख रहे हैं, ये सिर्फ क्या है, फीलिंग है। तो एवरीवन इज लुकिंग एट मी, ये तो क्या है, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। क्या हो रही है, बहुत ही ज़्यादा खुद के लिए क्या हो रही है, स्वयं के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही है, कॉन्शियसनेस हो रही है, स्वयं के लिए बहुत ज़्यादा जागरूकता है, अपने बारे में बहुत सोचा जा रहा है, सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा कि अच्छा हर कोई मेरे बारे में ही देख रहा है, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा है, कह सकते हैं कि सेल्फ ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, कि एक कह सकते हैं कि एक ईगोसेंट्रिसिज्म भी है किसी टाइप का। क्योंकि हमने डेविड एल्काइंड की थ्योरी पढ़ी थी तो उन्होंने बताया था कि अडोलसेंस की जो स्टेज होगी उसमें एक स्पेसिफिक टाइप का क्या होता है, ईगोसेंट्रिसिज्म होता है अडोलसेंस के बीच में, किशोरों के बीच में, ठीक है, जहाँ उनको लगता है कि मैं सबसे अलग हूँ, आई एम अ यूनिक पर्सन, कि मुझे कोई नहीं समझ सकता। उसके लिए उन्होंने एक टर्म दी थी जिसे उन्होंने क्या कहा था, पर्सनल फेबल, ठीक है, अपनी यूनिकनेस को बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा यूनिक हूँ, इसलिए मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, यूनिकनेस की बात की थी। दूसरा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था इमेजिनरी ऑडियंस का, जहाँ उन्होंने कहा था कि जो एडोलसेंस में जो कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल पर्सन्स होंगे वो इतने ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस होंगे, अपने बारे में सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्शियसनेस इतनी होंगी कि उनको लगेगा कि हर चीज़ में अगर वो कुछ नया करके जाएंगे, चाहे उन्होंने मे बी हेयर कट लिया हो, हेयर कलर कराया हो, कुछ भी चीज़ उन्होंने चेंज किया हो, तो उनको लगेगा कि सब उसको नोटिस करेंगे, चाहे कोई भी उसे नोटिस नहीं कर रहा है। सिमिलरली मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जो पिंपल हो जाएगा, मान लीजिए अगर गर्ल है तो उसको कोई पिंपल हो गया, बॉय कोई पिंपल हो गया, कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा होगी कि हर कोई मुझसे इस बारे में ही पूछेगा, सारी चीज़ों को छोड़ करके वो क्या होगा, सिर्फ पिंपल पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे हैं कि सब लोग उस पर ध्यान देंगे। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि बाकी सब लोग भी वही सोच रहे हैं, जो भी आसपास में, चाहे वो कॉलेज का कोई फेस्ट है या घर में कोई फैमिली प्रोग्राम है, ठीक है, कहीं भी हैं, तो उनको लगता है सब लोग मुझसे यही चीज़ें पूछेंगे। द फीलिंग कि एवरीवन इज़ लुकिंग एट मी, सब मेरे बारे में देख रहे हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं। तो ये क्या फीलिंग जो होती है किस में होती है, इमेजिनरी ऑडियंस में होती है, जहाँ पर बात हो रही है किसकी, सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा होगी। एवरीवन इज थॉट अप, एवरीवन थिंक्स अबाउट मी, सब मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, मेरे बारे में ही देख रहे हैं। तो ये डेविड एल्किंड ने 2 टाइप के ईगोसेंट्रिसिज्म बताए थे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरीवन इज लुकिंग एट मी कैन बी टर्म्ड एज इमेजिनरी ऑडियंस, क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है काल्पनिक दर्शक, उनको लग रहा है कि ये सब जो लोग हैं वो मेरे बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। तो मैंने सिमिलरली आपको एक पिंपल वाला एग्जांपल दिया था, एक इंक वाला एग्जांपल दिया था कि अगर शर्ट पे इंक लगी हुई है तो लगेगा कि सब लोग उस इंक के डॉट को देखेंगे कि उसकी शर्ट पर इंक लगी हुई है, जबकि कोई नहीं नोटिस करने वाला। लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं तो हमें क्या थॉट है, अब सब मेरे उस जो इंक लगी हुई है उसी को नोटिस करें, उसी को नोटिस करें, जबकि कोई नहीं कर रहा होता है। तो ये जो थॉट होता है
ये जो कह सकते हैं कि एक सेल्फ कॉन्शियसनेस की जो फीलिंग होती है, उसे जो टर्म मिली थी वो क्या थी, इमेजिनरी ऑडियंस, काल्पनिक दर्शक। आप इंग्लिश में भी इसे इमेजिनरी ऑडियंस ही याद रखें तो बेटर है। बाकी काल्पनिक दर्शक या फिर व्यक्तिगत कथा या फिर व्यक्तिगत दंत कथा भी इसे कह सकते हैं। एनोरेक्सिया नर्वसिया और बुलिमिया नर्वोसा ये क्या है, बेसिकली ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं। क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, कि जो भी ईटिंग का जो प्रोसेस होगा उसके लिए ईटिंग डिसऑर्डर है कि यहाँ पे क्या होगा कि हर चीज़ के बारे में, एक तो एनोरेक्सिया नर्वोसिया कि खुद को खाना ही नहीं देंगे, खाना ही नहीं खाएंगे, स्टार्व करेंगे, भूखा रखेंगे, क्योंकि ऐसा थॉट है कि हम बहुत ज़्यादा क्या हो गए, फैटी हो गए हैं। ठीक है, इंडिविजुअल एडोलसेंस में ये ज़्यादा होता है और स्पेसिफिकली अर्बन फीमेल्स, अर्बन एरियाज़ में रहने वाली फीमेल्स में थॉट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से, मॉडल्स से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। तो ये ईटिंग डिसऑर्डर हैं। तो इसमें क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसिया में खाना नहीं खाते हैं, भूखे रखते हैं खुद को, क्योंकि एक बहुत ही वेल मेंटेन क्या होना चाहिए, शेप चाहिए होती है बॉडी की, अपने आप को बहुत फिट रखना होता है। लेकिन उस फिट रखने की प्रोसेस में क्या हो जाते हैं, माल नरिश्ड हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां, विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं। बुलिमिया नर्वोसा जो है एक ऐसी ईटिंग डिसऑर्डर है, एक खाद्य संबंधी बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करेंगे और उसके बाद में रिग्रेट करेंगे कि इतना क्यों खा लिया है। तो उसके लिए खुद को क्या करेंगे, कुछ तरीके अपनाएंगे, जैसे कि वॉमिटिंग करना या फिर 3-4 दिन तक व्रत रखना, फास्टिंग करना, जिससे क्या हो सकता है कि उस दिन जो खाया था उसकी गिल्ट को कम कर सकें। तो ये जो चीज़ होती है वो किस में होती है, बुलिमिया नर्वोसा में, ईटिंग डिसऑर्डर में, जो कि अडोलसेंस में सबसे ज़्यादा होता है। अडोलसेंस में भी किस में, फीमेल्स में, और फीमेल्स भी कहाँ की, अर्बन एरियाज़ की जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि सोशल मीडिया का एक कह सकते हैं कि ब्यूटीफुल बने रहने का जो थॉट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इस स्टेज में। और एक हाई प्रोफाइल केस अगर बुलिमिया नर्वोसा का या फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा का अगर आप देखें तो अगर आपने सुना हो तो जो इंग्लैंड है वहाँ की जो किंग एंड क्वीन है, तो उसमें वहाँ की जो प्रिंसेस डायना थी, जो अभी वहाँ के जो किंग है प्रिंस चार्ल्स, उनकी जो लेट वाइफ थी डियाना, तो उनको क्या था, बुलिमिया नर्वोसा, ये ईटिंग डिसऑर्डर था, जिसमें क्या होता था वो बहुत ज़्यादा खाना खाती थी और साथ में उनको क्या होता था, फिर बाद में गिल्ट होता था कि मैंने इतना कुछ खाया, तो खुद को क्या करती थी, वॉमिटिंग करने की कोशिश करती थी या फास्टिंग करने की कोशिश करती थी, 3-4 दिन तक लगातार कुछ नहीं खाना। ठीक है, टू ओवरकम दैट गिल्ट। तो ये तो क्या हुए, 2 ईटिंग डिसऑर्डर हुए जो किस में आएंगे, मेजर चैलेंजेस में आएंगे, जो कि क्या एडोलसेंस फेस करते हैं। लेकिन इनकी जो बात करें, ये क्या है, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। क्या, यूनिकनेस, पर्सनल फेवर और इमेजिनरी ऑडियंस। और हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एवरीवन इज लुकिंग एट मी कैन बी टर्म्ड एज, कि सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, इस चीज़ को क्या नाम दिया जा सकता है, तो इमेजिनरी ऑडियंस, क्योंकि वहाँ पे कोई देख नहीं रहा। ये एक टाइप का क्या है, ईगोसेंट्रिसिज्म है, एक टाइप का क्या है, भ्रम है, जो कि किसने डिफाइन किया था, डेविड एल्कर ने, कि एडोलसेंस में, किशोरों में इस तरीके की चीज़ होती है। लेकिन अगर यहीं अगर क्वेश्चन होता कि मुझे कोई नहीं समझ पा रहा, मैं इतना अलग हूँ, तो उसकी टर्म क्या होती, पर्सनल फेबल होती। तो हमारा क्या, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। सही आंसर क्या है, काल्पनिक दर्शन, इमेजिनरी ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है उसका सही आंसर। तो ये हमने अपना क्वेश्चन डिस्कस किया, उसका सही आंसर फाइंड आउट किया। आज की क्लास में हमने एडोलसेंस, किशोरावस्था से जुड़े कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ऐसा कोई क्वेश्चन जिसको आपको लगता है कि अभी भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। एंड इफ़ यू लाइक द क्लास देन प्लीज शेयर इट एंड थैंक यू।